So hello everyone, this is Dr. Tejas Upasni, orthopedic and joint replacement surgeon at Upasni Super Speciality Hospital. 12th अक्टूबर हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं एंड उस हिसाब से मैं आज आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहा हूँ. सो आर्थराइटिस यानी क्या? सो आर्थरा, एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद आर्थरा, ARTH इज टू डू विद द जॉइंट, और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, यानी जॉइंट में जब भी कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो, यानी सिर्फ जॉइंट में दर्द हो उसे आर्थराइटिस नहीं बोलते, बट जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो उसे आर्थराइटिस बोलते हैं. यानी दर्द के साथ आपको जॉइंट में सूजन भी है, आपका जॉइंट का मूवमेंट्स नहीं हो रहा, मूवमेंट्स करना भी पेनफुल है, उसे आर्थराइटिस बोलते हैं. अभी आर्थराइटिस के भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं. सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस है, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है या वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस हम जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं. सो ये कभी ना कभी किसी किसी को होना ही है बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ या एजिंग ऑफ द बॉडी. जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो भी कुछ मटेरियल्स जैसे हमारी कार्टिलेज है वो घिस जाती है, और उस हिसाब से जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, जॉइंट का फंक्शन कम हो जाता है, तो उसे हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं. दूसरा एक टाइप का आर्थराइटिस है, उसे हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं. वो यूजुअली हम लेडीज़ में देखते हैं, लाइक मिडिल एजेड लेडीज़ या समटाइम्स इवन यंग लेडीज़ में ये दिखने में आता है. और उसमें शुरुआत अपने हाथ के जॉइंट्स से शुरुआत होती है, और वहाँ स्वेलिंग होता है, सूजन होती है, पेन होता है, एंड सुबह उठते हैं तो एकदम सी जकड़न लगने लगती है. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे है कि वो धीरे धीरे एक एक जॉइंट में से दूसरे जॉइंट में भी फैलते जाता है. ये आर्थराइटिस यूजुअली फैमिलीज़ में रन कर सकता है. सो अगर कोई रिलेटिव्स को हो तो उनके रिलेटिव्स को भी हो सकता है. एंड मैंने जैसे कहा कॉमनली लेडीज़ में ज़्यादा दिखा जाता है, बट ऐसे नहीं कि मेल्स में नहीं हो सकता, हो तो सकता ही है. तीसरा टाइप का आर्थराइटिस है जिसे हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं. ये यूजुअली यंग मेल्स में ज़्यादा आता है, यानी जवान लड़कों में, एंड ये स्पाइन में ज़्यादा चालू होता है. यानी ये जो पीछे की अपनी हड्डी रहती है स्पाइन की, वहाँ चालू हो जाता है. यूजुअली हम SI जॉइंट जो बोलते हैं, यानी हमारी जो लोअर बैक रीजन है और हिप जहाँ जॉइन हो जाता है वहाँ पेन होता है, बैक पेन से चालू हो जाता है. और वो भी अगर बराबर ट्रीटमेंट न लो तो वो स्प्रेड हो के पूरा स्पाइन स्टिफ हो जाता है. उस हिसाब से इवन हिप्स और नीज दोनों भी ख़राब हो सकते हैं. लास्ट कहूँगा गाउट करके एक आर्थराइटिस है, वो भी ज़्यादा करके मेल्स में ही दिखते हैं, जेंट्स में ही दिखने में आता है. और वो स्टार्ट होता है पैर के अंगूठे से, और पैर के अंगूठे में बहुत सारा स्वेलिंग हो जाता है, पेन हो जाता है, मूवमेंट्स तकलीफ़ हो जाती है. अभी हमें आर्थराइटिस के बारे में क्यों जानना इतना ज़रूरी है? बिकॉज अगर आर्थराइटिस हो, जो भी पेशेंट है उसको आप पूछेंगे आर्थराइटिस में उन्हें कितनी परेशानी हो जाती है. लाइक अगर अक्यूट जब वो बढ़ जाता है आर्थराइटिस, यानी हम लोग जिसे फ्लेयर अप बोलते हैं, उनको मूवमेंट्स करना, कुछ भी छोटी चीज़ करना इतनी मुश्किल होती है कि जब तक वो पेन किलर ना ले तो उनको कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो ये आर्थराइटिस मैंने बोला कौन से टाइप्स है, और भी रेयर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है जो काफ़ी रेयर है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ. उसमें एक मैं कहूँगा एक सोरियाटिक आर्थराइटिस है, यानी जो सोरियासिस करके स्किन में जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी जॉइंट में पेन, स्वेलिंग हो सकता है. अभी ये जो ग्रुप ऑफ आर्थराइटिस है वो यूजुअली हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं. ऑटो इम्यून यानी अपने जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अपने बॉडी के ही प्रोटीन को फॉरेन समझती है और उसको अटैक कर देती है, और उस वजह से वो ज़्यादा उधर स्वेलिंग, उधर पूरा इन्फ्लेम, वो जॉइंट पूरा गर्म हो जाता है, और हिलाना तो मीन्स जॉइंट मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो इसका अभी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से टाइप का आर्थराइटिस है? सो एक तो जैसा पैटर्न है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का, उस हिसाब से भी तो पता चल सकता है कि कौन सा आर्थराइटिस है. आपका एज, कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व है, कभी परेशानी हो रही है, फूड के साथ कुछ रिलेशन है क्या, ये सब चीज़ों से मालूम तो पड़ ही सकता है कि कौन सा टाइप है. बट डायग्नोस करने के लिए अभी तो काफ़ी अच्छे ब्लड टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा टाइप का आर्थराइटिस किसको है. पहले बहुत सीमित रिपोर्ट्स थे, ब्लड रिपोर्ट्स थे जिससे हमें पता चलता था, बट अभी काफ़ी नए टेस्ट आए हैं जिसमें हम लोग अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं आर्थराइटिस के बारे में.
सो अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर रहा तो उसके लिए एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइटर करके आता है, या RA टेस्ट बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। उससे पता चलता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, मीन्स काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, बट इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं था। तो अभी नए रिपोर्ट्स आए, जैसे एंटी CCP एंटीबॉडी है, ANA रिपोर्ट्स है। सो इससे हमें लाइक एंटी CCP काफ़ी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव है, जिससे पता चलेगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। समझो ब्लड से हमें पता नहीं चला कि कौन सा आर्थराइटिस है, तो शायद कभी कभार हमें और कुछ इमेजिंग लग सकते हैं, यानी एक्सरेज, या कभी कभी रेयरली MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए मोस्टली MRI के साथ HLA-B27 करके एक ब्लड रिपोर्ट होता है, उससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को HLA-B27 है कि नहीं। और मैंने जैसे कहा कि ये भी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आए तो वेरी रेयरली हमें बायोप्सी करना पड़ सकता है, यानी जॉइंट से जो साइनोवियल टिश्यू होता है उसे हम लोग निकाल के लेबोरेटरी में भेजते हैं तपास के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी, और पता चल सकता है कि आपको किस प्रकार का आर्थराइटिस है। अगर गाउट रहा, गाउट एक तो हम लोग क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं, बट आपके यूरिक एसिड के लेवल्स कितने हैं वो देखने के लिए ब्लड रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो गाउट में बेसिकली क्या होता है कि यूरिक एसिड हमारे ब्लड में नॉर्मल भी प्रेजेंट होता है, बट अगर यूरिक एसिड लेवल्स बॉडी में ब्लड में बढ़ जाते हैं तो उसके जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसके हिसाब से जॉइंट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है। एंड गाउट डायग्नोस करने के लिए हमें ब्लड का यूरिक एसिड रिपोर्ट करना पड़ता है। एंड अगर यूरिक एसिड हाई रहा ब्लड में एंड तभी भी सिम्टम्स रहे तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट में मेडिसिन दे सकते हैं। अभी लोग पूछते हैं कि आर्थराइटिस है तो अभी क्या होगा, मेरा कुछ उसके लिए उपाय है कि नहीं है। मैं कहूँगा अगर आर्थराइटिस है और आप जल्दी अगर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत अच्छे मेडिसिन है अभी, जिससे आपका आर्थराइटिस काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकेगा। मींस जैसे डायबिटीज़ है, पूरी तरह से क्योर तो नहीं हो सकता बट कंट्रोल में रख सकते हैं, वैसे ही ये आर्थराइटिस भी है, उसे हमें कंट्रोल कर सकते हैं। उसके जो एक्यूट फ्लेयरअप्स है वो एकदम कम कर सकते हैं, और आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से जड़ से तो वो नहीं निकलता, बट यूजुअली कैसे कि जो ये सब आर्थराइटिस है वो एज के साथ ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। सो दैट्स एक गुड थिंग के वो एज के साथ काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो यूजुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उनके जॉइंट्स इतने ख़राब हो जाते हैं, पूरे हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, नी जॉइंट्स भी ख़राब हो जाते हैं, हिप जॉइंट्स भी ख़राब हो जाते हैं, उनको चलना भी मुश्किल हो जाता है। लाइक मैंने अभी नी रिप्लेसमेंट में मेरे जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट्स है जिनका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, एंड आई थिंक माई यंगेस्ट वुड बी अराउंड 28-29। सो दैट्स क्वाइट यंग। उतना यंग लोगों का भी मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है, बिकॉज उनको लाइक इवन एक स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, एंड अभी आफ्टर सर्जरी वो इतने अच्छे चल पा रहे हैं। बट मैंने जैसे पहले कहा, अभी हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आपको ऑपरेशन करने तक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये जो आर्थराइटिस है यूजुअली पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही ट्रीट करते थे, अभी आर्थराइटिस ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि रूमेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, इसलिए काफ़ी बार आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही करते हैं। अगर उनसे वो कंट्रोल नहीं हुआ तो ही वो रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। बट ये जानना भी आपको ज़रूरी है कि देयर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु ट्रीट आर्थराइटिस। जैसे मैंने कहा, हर एक आर्थराइटिस के लिए मेडिसिन थोड़े अलग है। इनमें काफ़ी बार सीजनल वेरिएशन भी होता है, यानी ठंडी के दिनों में दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है ऑल टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में। और यूजुअली ये जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो सुबह उठते हैं तभी ज़्यादा पेन करते हैं, और ये जो डीजेनरेटिव है यानी ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो मूवमेंट के बाद ज़्यादा पेन देते हैं। ये रूमेटॉइड एंगस्पॉन्ड रादर जब मूवमेंट करेंगे उनके जॉइंट्स का स्टिफनेस कम हो जाएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। बहुत बार मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है मेडिसिन के। मैं कहता हूँ देखो, कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर वो इफ़ेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत तो साइड इफ़ेक्ट करेगा, हमें मालूम है क्या साइड इफ़ेक्ट्स है,
हम आपको मॉनिटर करेंगे। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसका डोसेज हम लोग चेंज कर सकते हैं या उसके बदले में कोई और मेडिसिन भी दे सकते हैं। मैंने जैसे कहा बहुत बार, अगर आप बराबर ट्रीटमेंट लो रूमेटॉइड या एंगस्पॉन्ड या और भी गाउट का, तो आपका आर्थराइटिस आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लास्टली एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, बिकॉज एक्सरसाइज से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बिकॉज ऑफ द पेन आपके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। एक्सरसाइज से आप मसल्स ज़रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपकी मूवमेंट्स अच्छी हो सकती है, बिकॉज स्टिफनेस आ जाता है जॉइंट्स में। धीरे धीरे मूवमेंट्स करके वो आप जॉइंट मोबिलिटी रख सकते हैं। एंड तीसरा, आप बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब भी अचीव कर सकते हैं। एंड अगर आपके मसल्स मजबूत हो जाते हैं तो वो जॉइंट का लोड शेयर कर लेते हैं, इसकी वजह से आपका पेन भी कम हो सकता है। सो फिजियोथेरेपी मीन्स इनिशियली जब आपको बहुत ज़्यादा पेन है, ऑफकोर्स कुछ नहीं करना है, रेस्ट लेना है आपको। एंड अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो आइसिंग करना है। बट ये जो रूमेटॉइड और एंगस्पॉन्ड है, अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो गर्म पानी से सेक करना है, बिकॉज यूजुअली ये लोगों को गर्म पानी के से नहाने से भी काफ़ी अच्छा लगता है, उनके बॉडी में रिलीफ मिल जाता है। एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा, और लास्टली फूड, आपके फूड हैबिट से भी आर्थराइटिस को काफ़ी अफेक्ट होता है। सो आप अगर, आपको ही देखना पड़ेगा कि आपको कौन से फूड से आपका आर्थराइटिस ट्रिगर हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें खट्टी चीज़ खाने से हमारे आर्थराइटिस बढ़ जाता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ इट इज़, आप सी हर एक पेशेंट अलग है, हर एक पेशेंट की बॉडी अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से खाने से आपका पेन ज़्यादा हो रहा है। बट खट्टी चीज़ें जितनी अवॉइड करो उतनी अच्छी है। फूड का इम्पोर्टेंस गाउट में भी काफ़ी है, बिकॉज गाउट ये ज़्यादा करके नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन खाने से या अल्कोहल इंटेक से, यानी दारू पीने से आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। एंड यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट बढ़ सकता है। सो अगर फूड इंटेक आपका बराबर रहा तो गाउट होने के भी चांसेस बहुत कम हैं। सो ये रहा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट आर्थराइटिस। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिए।